कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। सभी 12th एंड 10th स्टूडेंट्स को हेलो। आपका प्यारा दोस्त केमिस्ट्री टीचर प्रिनेश सर, वेलकम टू फिनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। देख रहा हूँ मैं 28 मार्च से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है। सब लोग लग पड़े हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के अंदर। सबसे पहले कोरोना की सिचुएशन आई। कोरोना की सिचुएशन के अंदर ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, जैसे लास्ट ईयर निकले थे वैसे निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये बात हो चुकी है, अब जो हो गया जाने दो, ठीक है। आप लोग सोच रहे थे कोरोना सपोर्ट करेगा, अब जो है सो है। जो प्रिपरेशन करनी है सो करनी है। आपको एक चीज अब ठान लेनी होगी कि अब मुझे दिन के 15 to 16 आवर्स जितना रीडिंग करना है। अगर आपने ये सब कुछ नहीं सोच लिया देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। रिमेंबर दोस्तों कि बहुत ही कम डेज बाकी रह गए हैं, वेरी लेस डेज, वेरी लेस। ऐसे केस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो टेंशन में ला देते हैं आपको। सबसे फर्स्ट फैक्टर है कि प्रिपरेशन कैसे करे। उससे भी बड़ा फैक्टर बोलो आपको, मोबाइल। रख दो उसे, रख दो। मोबाइल क्या है? मोबाइल कुछ नहीं है, रख दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब बंद कर दो। फ्रेंड्स को बोल दो बाय, अब मैं आफ्टर एग्जामिनेशन ऑनलाइन हूँगा। कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मम्मी एंड पापा का फ़ोन है, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होगी तो आ जाएगी, ठीक है। मोबाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, साइड में कर दो उसे। एंड इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, इट्स रियली वेरी डिस्टर्बिंग फैक्टर, उसे साइड में कर ही दो आप। सेकेंड फैक्टर है आपके फ्रेंड्स। फ़ोन करके ये ना पूछो कितना पढ़ा, अच्छा ओके। उसने ज़्यादा पढ़ लिया तो भी टेंशन, उसने कम पढ़ लिया तो और टेंशन। क्या टेंशन पता है? फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। होता है ना ऐसा? आपके फ्रेंड्स ने आपको कह दिया कि मैंने तो अभी भी आई हूँ, अभी अभी आया हूँ, बस अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप तो 2 आवर से लेकर बैठे थे, किताब खो गए थे किताब के अंदर। तो ये सब बातें बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्टर्स है। फ्रेंड्स लिमिटेड, लिमिट में रख दो उसे। नहीं नहीं मतलब नहीं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, फ्रेंड्स के वहां पे जाके पढ़ना। रात को अकेले मैं और मेरी किताब, हम लोग तो सो जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फ्रेंड्स के वहां पे पढ़ने जाते हैं। वहां पे हमारे बहुत सारे डाउट सेशन सॉल्व हो जाते हैं। कोई डाउट सेशन सॉल्व नहीं करना। आप जब तक अकेले नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी जो किताब है उसका नॉलेज आपके अंदर जाएगा ही नहीं। बिकॉज 2-2 मिनट के ऊपर आप बातें होती ही रहती। जितने पर्सन होंगे उतनी बातें तो होगी ही होगी। नो डाउट आप पढ़ाई करते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता, आप पढ़ाई करते होंगे, लेकिन इफेक्टिव जो रीडिंग है ना, वो आप जब तक ये आदत नहीं डालेंगे तब तक आपके अंदर आनी ही नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा, पेरेंट्स का काम मानो। अब पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, आपके मार्क्स की ज़रूरत है। ये आपके लिए कितना कर चुके हैं, कितने पैसे खर्च कर चुके हैं, कितनी एनर्जी खर्च कर चुके हैं, कितना टाइम खर्च कर चुके हैं। अब तो उनको ऐसा लगना चाहिए ना, अपना बेटा या फिर बेटी, उसके कुछ परसेंटेज अच्छे आए, उसके लिए वो पढ़े तो सही। पेरेंट्स आपको बोलेंगे बेटा अब मोबाइल रख दो, एग्जामिनेशन आ रही है, आपने कह दिया अभी तो लिया है, साइड में कर दो, ऐसी बात है? नो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। आप अपने दिमाग को ऐसे ट्रीट करो कि भाई 12 to 16 आवर्स जितना तो पढ़ना ही है। तो कैसे पढ़े, प्रिपरेशन किस तरह से है, मैं आपको एक टाइम शेड्यूल बना के भी देता हूं कि किस तरह से पढ़े। आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ मोटिवेशनल लेक्चर है, जिसके अंदर मैं पढ़ने की कोई बात नहीं करूंगा, मतलब कि केमिस्ट्री,
ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि बस आप रीडिंग करना स्टार्ट करें, आप लर्निंग करना स्टार्ट करें। मैं आपको बहुत अच्छा सा टाइम शेड्यूल बना के देता हूँ, थोड़ा हार्ड है बट यू हैव टू फॉलो दैट। सो यहाँ पर मैंने ट्राई किया है आपको थोड़ा समझाने का कि किस तरह से शेड्यूल बना सकते हैं। बेटा 3 सब्जेक्ट्स है अपने पास, हर कोई 3 सब्जेक्ट्स, तो स्टूडेंट तो ऐसे भी देखे हैं मैंने कि जो 4-4 सब्जेक्ट भी लेके बैठे हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स जिसके अंदर सुबह से तैयारी करते 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 रात तक तैयारी करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क। ओके, सो 5:30 to 7:30 सुबह जल्दी उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। बहुत अच्छी मौसम होती है, अभी तो गर्मी भी आ गई है, ठीक है। तो 5 बजे उठ जाओ एंड नहा धोकर तैयार होके 5:30 to 7:30 तक एक खींच लो, ऐसे सेशन खींच लो। फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ सकते हैं, सुबह जल्दी फिजिक्स अच्छा रहता है। डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, आप अपने दिमाग से भी सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। 2 आवर्स जितना मैंने टाइम कवर किया, ये रैंडमली लिखा है मैंने, तो ये फिक्स है कि 5:30 to 7:30 आपको कंपलसरी इतना करना ही होगा। जैसे आप फिजिक्स पकड़ते हैं तो ये फिजिक्स ले ले, ठीक है। 15 to 16 आवर्स है, मतलब कि हर कोई एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब 3 सब्जेक्ट अगर आप पकड़ के चलते हैं तो मिनिमम यू हैव टू स्पेंड 5 आवर्स फॉर 1 सब्जेक्ट। रोज के रोज हर एक सब्जेक्ट पढ़े, या फिर आप कोई फुल कोर्स लिख रहे हैं तो उसके लिए पूरा वही दिन, उसी दिन पूरा प्रिपरेशन उसके लिए जाने दे, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स 2 आवर्स सुबह पढ़ो एंड उसके बाद फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करो, ऐसे भी कर सकते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि थियरी पढ़ पढ़ के ऐसे परेशान हो गए हैं तो ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, 10:45 तो मतलब 7:30 to 7:45 आपका थोड़ा नाश्ते का टाइम है, तो आप कर सकते हैं नाश्ता, ओके। लेकिन 15 मिनट के अंदर मतलब जल्दी कंप्लीट करना है, फिर बैठे नहीं रहना है कि हाँ मैं तो आराम से बैठूं। नो, बैड हैबिट, रियल बैड हैबिट। तो आपको 7:30 7:45 15 मिनट का मैंने गैप दिया है, नियरली अबाउट 2.5 आवर्स रैंडमली लिखे मैंने। उसके बाद आप 11 to 12:30 आप मैथ्स करना है तो मैथ्स कर सकते हैं, बायोलॉजी करना है तो बायोलॉजी कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड 12:30 आप खाना खाने बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर खाना कंप्लीट करो एंड उसके बाद तुरंत ही आप पावर नैप जैसा ले लो, सो जाओ। बिकॉज सुबह जल्दी उठे थे ना, तो आपको थोड़ा जरूरत होगी, आप थोड़ा सो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद आप तुरंत ही केमिस्ट्री पकड़ ले, या फिर आप फिजिक्स सुबह लिया है तो केमिस्ट्री ले सकते हैं, केमिस्ट्री सुबह लिया है तो फिजिक्स ले सकते हैं। 6 आवर्स 6 आवर्स, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस पढ़े। 5 घंटे अगर आपने पढ़ा है केमिस्ट्री, उसके बाद आप मैथ्स एंड बायोलॉजी भी ले सकते हैं, ओके। मैथ्स वाले मैथ्स लेंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी लेंगे। केमिस्ट्री की थियरीज पढ़ के परेशान हो गए हैं तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स तो है ही, ठीक है। ऐसे ऐसे बदलते रहे एंड लास्ट में 7:30 to 8:30 आपको फ्री टाइम दिया है मैंने। 7:30 to 8:30 आप फ्री टाइम के अंदर आप जो चाहे कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन 8:30 यहाँ पे भले ही लिखा है बेटा, 8:30 भले ही लिखा है, यहाँ पे आपका खाना वाना सब कंप्लीट कर दो एंड जो दोपहर का नाश्ता वगैरह है, अगर आप चाय वाय पीते हैं तो वो तो पढ़ते पढ़ते ही कंप्लीट कर दो, जरूरी नहीं है उसके लिए अलग से खड़े रहे। 5-5 मिनट के ऊपर मैं देख रहा हूँ 5 मिनट के ऊपर आप पानी पीने उठ रहे हैं, 5 मिनट के बाद आप वॉशरूम के लिए जा रहे हैं। नो नो नो, बैड हैबिट है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक कर देगा। अगर आपको अच्छे परसेंटेजेस लाने हैं तो ये तो एक प्रकार का तप है, तप भगवान कैसे तप में बैठते हैं वैसे तप है, करना ही होगा, क्लियर। तो इस तरह से 8:30 to 11:30 रात का स्लॉट रखा है, आपको जो चाहे, आपका जो भी पेंडिंग काम है, अगर आप इतना कंप्लीट करते हैं मैथ्स एंड बायोलॉजी, या फिर इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिनिमम 15 to 16 आवर्स का अगर आप रीडिंग करेंगे आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा। लेकिन इतना पढ़ने बैठना पड़ेगा। सर मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता, मेरी आंखें 9 बजे खुलती है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो आपके परसेंटेजेस भी इसी तरह से आएंगे, ठीक है। अगर आप 10 बजे उठते हैं, सर मैं तो स्कूल नहीं जाता ना तो फिर 10 बजे ही उठता हूँ, नो, ये सारे एक्सक्यूजेस चलने ही नहीं वाले हैं। इतना बहुत अच्छी तरह से मैंने टाइम शेड्यूल सेट करके दिया है,
अब केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करी जाए। सो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली आपको पता ही है कि एमसीक्यूज हैं, उसके साथ थियरी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं। पार्ट ए आपका पूरा एमसीक्यूज है, मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, फिर 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 4 मार्कर, एंड उसके अंदर भी जनरल ऑप्शंस दिए हैं। दैट इज वेरी गुड फॉर यू गाइस। आपको बहुत ही, आप तो नसीबदार हैं, ऐसा सोचिए आप अपने आपको, ठीक है। एंड एमसीक्यूज के ऊपर भी फोकस करना है, थियरी पोर्शन के ऊपर भी फोकस करना है। किस तरह से करेंगे आप? तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एमसीक्यूज के लिए आप कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक ले ले, ठीक है, जिसके अंदर फुल कोर्स पेपर्स हैं। आप मुझे भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं भी आपको फुल कोर्स पेपर सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। फुल कोर्स पेपर्स आप सॉल्व करें, एंड एमसीक्यूज के लिए टेक्स्ट बुक खास रीड करें, टेक्स्ट बुक, बिकॉज बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक्स हैं, मतलब एक चैप्टर के 200 एमसीक्यूज, अभी तो टाइम भी नहीं है इतना, फिर दूसरी बुक के और 200 एमसीक्यूज, ऐसे 200 एमसीक्यूज करते 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 पूरा चैप्टर कितना कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको सिंपल ही टेक्स्ट बुक रीड कर लेनी है। टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो साइड में लिख देने हैं टेक्स्ट बुक के अंदर ही। अभी तक आपने टेक्स्ट बुक रीड ना करी, वापस आप एक बार रीड कर लीजिए। जो बच्चे बहुत होशियार हैं उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, वापस एक बार कर लो बेटा। एंड एमसीक्यूज कोई भी एक पब्लिकेशन के बुक ले लो जिसके अंदर चैप्टर वाइज पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज पेपर के हो सके उतने 20 से 25 क्वेश्चन जितने एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, आपके हो जाएंगे ये एमसीक्यूज सॉल्व। तो मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट इतने तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से बुक बना के, फिर अपने हिसाब से नोट बना के मैं अभी प्रिपेयर करने बैठा हूँ, ऐसा भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो बुक जो है उसी के बाजू में बहुत सारी जगह दी है, उसके बाजू में कॉन्सेप्ट लिख दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर के मैं देख रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप फॉर्मूला बैंक बना सकते हैं। फॉर्मूला, सारे जो फॉर्मूलाज हैं एक साथ लिख के उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड जो आपका हेडेक, लोग हेडेक समझते हैं इसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं, राइट। अब एनिसोल का स्ट्रक्चर, जैसे से सपोज एनिसोल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं आ रहा तो फिर आगे रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ESR ऑफ एनिसोल आपको पूछा है तो कैसे आप करेंगे? बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप आता है, तो ये बात तब जाके क्लिक होती है। मैं देख रहा हूँ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर थियरी पोर्शन के अंदर आपको पूछिए डाउ प्रोसेस, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करे वही नहीं पता। फिनॉल बनता है ये याद है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करे? तो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस, उसको एटलीस्ट याद रख लो। जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शंस आते हैं, जो नाम से रिएक्शन है, जैसे वुड्स रिएक्शन, जैसे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, तो इस तरह से जो भी रिएक्शंस हैं वो आप एक अपनी नोट, उसके अंदर आप नोट बनाए, जहां पे पढ़ते हैं वहां पे चिपका दे, लेकिन उसको रोज देखना है। और इतने आवर्स तो रीडिंग है, बैठे बैठे वैसे खो भी गए तो सामने तो वही है, तो याद आ जाएगा आपको। इतना करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। न्यूमेरिकल्स आप 2, 3 एंड 4 है ना, एंड फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी है लेकिन बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो इतने न्यूमेरिकल्स के तो खास फोकस कर ही दे। उसके अंदर एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मोलारिटी पीपीएम है सेकेंड चैप्टर के अंदर, फिर कोहन-रॉश लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं, फिर 4th चैप्टर के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे छोटे छोटे, हाफ लाइफ टाइम है। फिर फर्स्ट चैप्टर के अंदर से आपको जो Z नंबर जो फाइंड करना है कि जिसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी है, तो ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो एटलीस्ट आप याद कर ले, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इतना तो आप खास कर ही ले, ठीक है। एंड इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज वैसे पूरी तो नहीं कर पाएंगे, अगर आप पूरी कर पाए तो इट इज बेस्ट। एंड सॉल्व एग्जाम्पल बी सेकेंड चैप्टर के लिए मैं आपको कहता हूं कि 4 मार्कर्स जनरली पूछे जा सकते हैं। ऐसे जो चैप्टर्स हैं, जैसे सेकेंड चैप्टर है, 4th चैप्टर है, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, फिर 10th चैप्टर है, 12th चैप्टर है ना। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं,
ओके, तो 11th चैप्टर भी इसके अंदर अल्कोहल फिनॉल ईथर्स इसके अंदर आ सकता है। 4 मार्कर ऐसे चैप्टर्स के अंदर से पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये एटलीस्ट इतने चैप्टर्स तो बहुत ही अच्छी तरह से करने हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। इसके अंदर जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, जैसे फिनॉल की प्रिपरेशन है, जैसे 12th के अंदर अल्डोल कंडेंसेशन है, बहुत ही कॉमन इक्वेशंस है, कॉमन क्वेश्चंस है। सेकंड चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाए, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सारे खत्म कर डालो, 1/2 फैक्टर के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म कर डालो। तो ये सारी जो बातें हैं आपको याद रखनी है बेटा। और दूसरी बात ये भी है, 3 मार्कर्स हैं, 2 मार्कर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स के अंदर से भी बीच बीच में से पूछे जाते हैं। याद रखिए बेटा, 16 चैप्टर भी बहुत उतना इंपॉर्टेंट है। सारे कर देते हैं चैप्टर्स, लेकिन 16 चैप्टर को, खास करके मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, जैसे ही बायोमोलिकुलर चैप्टर आता है, नहीं मुझे ये नहीं आता, ये नहीं चलेगा बेटा। ये उसके अंदर से जो आपका क्वेश्चन आएगा आप लिखेंगे, उसी से तो आपका मेरिट बनना है। वो आप देखने नहीं आएंगे कोई कि बेटे को बायोलॉजी अच्छा लगता है कि बेटे को मैथ्स अच्छा लगता है। नो नो बेटा, नो, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये जो आप ऐसा बताते हैं ना, आप एटीट्यूड बताते हैं, नहीं चलेगा। वैसे तो एटीट्यूड में चल रहे थे बच्चा, ऐसे तो एटीट्यूड में चल रहा था बच्चा, और किसी ने 2 केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ दिए तो हंस दिया है ना, ऐसे सिचुएशन है अभी। तो याद रखो बेटा, बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है। अभी हम इस सिचुएशन के अंदर पढ़ाई के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। इंटेक्स एक्सरसाइज हो सके उतने करिए। पेपर राइटिंग की भी बात कर रहा हूं मैं। पेपर राइटिंग के अंदर एमसीक्यूज आपको फर्स्ट 15 मिनट्स दी जाती है, एंड उसके बाद आपको एमसीक्यूज लिखने हैं। पेपर किस तरह से लिखते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर इसके लिए भी अलग से एक वीडियो शूट करके आपको मैं सेंड करूँगा लिंक। लेकिन जो प्रिपरेशन है उसके अंदर एमसीक्यूज फर्स्ट 50 है, 1 आवर के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो आप भी ऐसे ट्राई करें अभी कि कोई भी एक पब्लिकेशन का पेपर ले लें एंड 50 एमसीक्यूज 1 आवर के अंदर कंप्लीट करने का ट्राई करें। होते हैं कि नहीं होते हैं देख लो, खुद ही देख लो। अगर 40 मिनट्स में हो जाता है, वेरी नाइस, लेकिन सारे आने चाहिए और सारे सही भी होने चाहिए। खुद ही चेक कर लो कितने राइट है कितने रॉन्ग है, उसके अंदर आंसर तो दिए होंगे। 2 मार्कर्स देखो, 3 मार्कर्स देखो, 4 मार्कर्स देखो। 4 मार्कर पेपर के अंदर 4 मार्कर जो है वो पहले लिखे, उसके बाद 3 मार्कर्स लिखे, उसके बाद 2 मार्कर्स लिखे। सेक्शन सी के अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो साथ में लिखो सारे, सेक्शन बी के साथ में लिखो। उसके अंदर जो भी आते हैं इधर उधर हो जाए, नो वरीज, लेकिन ऊपर आपको हेडिंग देना है। हर एक सेक्शन हर एक पेज के ऊपर होना चाहिए, नए पेज के ऊपर होना चाहिए वैसे। एंड लास्ट में ऐसी कोई नोट्स छोड़ नहीं देनी है कि भाई हमको पास कर देना ये वगैरह, क्योंकि मैं तो बहुत देखता हूँ सर प्लीज पास मी, प्लीज पास मी। नो नो नो, ऐसा कहना ही ना पड़े, ऐसी प्रिपरेशन करो ना, ठीक है। एंड में मैं इतना ही कहता हूँ बेटा, आपके मम्मी और आपके पापा, उसकी होप्स आपसे जुड़ी है। आप एटलीस्ट थोड़ा ये टाइम पढ़ाई में लगाइए, पूरा पढ़िए एंड सिचुएशन भी क्रिएट करिए ऐसी कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और सही में पढ़े भी। आपको भगवान हेल्प करेगा, ठीक है, बिकॉज जो मेहनत करेगा उसका तो मतलब कि पूरा अच्छा ही पेपर जाने वाला है। पूरा पढ़िए, कुछ भी बाकी ना छोड़ना केमिस्ट्री के अंदर। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।